अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यूज है सॉलिड ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ। बेटा आपको पता है कि ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? मालिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल क्या होता है? O2। गैस है, अगर उसके मालिक्यूल को करीब लेके आए तो O2 एक नॉन पोलर मालिक्यूल है। तो नॉन पोलर मालिक्यूल में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं बेटा? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LDF। तो हम इसको LDF फोर्सेस भी कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बट अगर इसी O2 को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर दें, इसमें कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हैं ये मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, और मॉलिक्यूल के दरमियान होंगी तो वो कौन सा सॉलिड बनेगा बेटा? कोवलेंट सॉलिड होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो बीटा इज द राइट ऑप्शन। बीटा इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट एमसीक्यूज राइट ऑप्शन इज द बीटा। सेकंड एमसीक्यूज है बेटा एलिमेंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ। बेटा पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन मैनी, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर या शेप, तो एक से ज्यादा शेप में पाया जाना। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना है ये कौन शो करता है? ये केमिकल कंपाउंड शो करते हैं। एलिमेंट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं बेटा? एक ट्रांजिशन टेम्परेचर शो करते हैं एंड एक एलोट्रॉपी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर जो है आर्थोरम्बिक भी है और मोनोक्लिनिक भी है। 32 डिग्री सेल्सियस उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया 32 डिग्री सेल्सियस पे वो आर्थोरम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर का फिनोमेना एलिमेंट शो करता है। एलोट्रॉपी कार्बन है, ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में है, डायमंड की फॉर्म में है, बक्की बाल की फॉर्म में है। तो ये तीनों फॉर्म क्या है बेटा? कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। इसका मतलब ये हो गया, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? डेल्टा। बोथ बी एंड सी एलिमेंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड एलोट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 3 है वाटर बिकम लेस डेंस विद टेम्परेचर डिक्रीजिंग। बेटा वो कौन सा टेम्परेचर है जिससे टेम्परेचर को फर्दर डिक्रीज किया जाए तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है बेटा? कम होती है। बेटा मैं ना यहाँ पर वाटर के 3 टेम्परेचर मेंशन करता हूँ। एक है 100 डिग्री सेल्सियस, इससे वाटर का टेम्परेचर कम करवा के हम कर देते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, और उससे कम करवा के कर देते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस। एट 100 डिग्री सेल्सियस मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। तो जैसे जैसे हम 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम करेंगे मालिक्यूल के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी, मालिक्यूल करीब आएंगे, और मालिक्यूल के करीब आने से वॉल्यूम में कमी आएगी। वॉल्यूम में कमी आएगी तो डेंसिटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बेटा जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो लिक्विड वाटर में मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन जैसे ही वो 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जाने लगता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसमें अरेंजमेंट कौन सी होती है बेटा? हेक्सागोनल। और जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो हेक्सागोनल फॉर्म में अरेंज करने पर उनके दरमियान क्या क्रिएट हो जाती है बेटा? एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। ये जो बन गई ये एम्प्टी स्पेसेस बन गई। इस वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज आता है, और वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा तो डेंसिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज। डेंसिटी में क्या आता है बेटा? डिक्रीज। तो एक एमसीक्यूज ये भी पूछा जा सकता है बेटा द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है बेटा? एट 4 डिग्री सेल्सियस होती है। तो इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिससे मजीद टेम्परेचर कम करने पर डेंसिटी ऑफ गैस, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। तो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज। एमसीक्यूज 4 है बेटा द predominant forces among which of the following molecule are London dispersion forces। बेटा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस LDF फोर्सेस कौन से मालिक्यूल में होती हैं? नॉन पोलर मालिक्यूल में। अगर मैं ईथर का मालिक्यूलर फार्मूला लिखूं
या स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूं तो मैं कहता हूँ कंडेंस फार्मूला बेटा, C2H5O एंड C2H5। ये जो फार्मूला है ना, ये भी इथाइल ग्रुप नॉन पोलर और ये भी इथाइल ग्रुप, दो बड़े नॉन पोलर ग्रुप एक ऑक्सीजन के साथ लग गए, तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। इसका मतलब ईथर के मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्सेस होगी, LDF फोर्सेस होंगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी। बट अगर मैं एथेनॉल की बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर है C2H5OH, और OH किस बात को शो करता है कि इस मॉलिक्यूल में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल लिखूं तो मैं कहता हूँ ये है, और आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट अगर डेल्टा ऑप्शन ग्लाइसरोल का मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूं तो मैं कहता हूँ कि ये ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, जिसमें 3 कार्बन की चेन होती है और तीनों कार्बन पर एक एक OH होता है। इसका मतलब ग्लाइसरोल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से इसमें भी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो बेटा एथेनॉल, वाटर एंड ग्लाइसरोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, डाई इथाइल ईथर। इसमें कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी। बेटा नेक्स्ट है MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5 में द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of a gas for 1 degree rise or fall in temperature is recorded to be 1 centimeter cube. What was the volume of gas at 0 degree Celsius? कि अगर हम किसी गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करवाएं 0 डिग्री सेल्सियस से, तो उसके वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब का इंक्रीज आता है। तो गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है बेटा किसी भी गैस का, जो वॉल्यूम किसी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अब अगर गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम 273 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करवाने से कितना वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा बेटा, ये बेटा जरा रिकॉल करें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस increase or decrease by 1 over 273 times for every 1 degree rise or fall in temperature at 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा मैं सबका ना 1/273 टाइम निकालता हूँ, जिसका 1/273 टाइम 1 होगा वो राइट ऑप्शन होगा हमारा। बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 273 है, बीटा ऑप्शन को चेक करता हूँ, तो इसका मैं 1/273 टाइम निकालता हूँ, तो 1/273 टाइम निकालने के लिए मुझे 273 को 1/273 के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आ जाता है, 1। इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, बीटा हो गया। चार्ली और डेल्टा को चेक कर लेते हैं। बेटा चार्ली ऑप्शन है, ओरिजिनल वॉल्यूम 546, इसका 1/273 टाइम जो है वो हमारे पास आता है 2। और अगर मैं डेल्टा ऑप्शन की बात करूं 1092, और इसका मैं 1/273 टाइम निकालूं तो आंसर आता है 4। इसका मतलब हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा, बीटा हो गया। अगर किसी गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम 273 सेंटीमीटर क्यूब होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करवाने से उस गैस के ओरिजिनल वॉल्यूम में या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज आएगा या 1 सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज आएगा। नेक्स्ट बेटा MCQ नंबर 6, एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड वाटर कंटिन्यू एट ऑल टेम्परेचर एंड। पहली बात एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है। दूसरा फिर क्या है बेटा, एंड बिकम जीरो एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर के मॉलिक्यूल की वेपरेशन 0 हो जाती है, तो ये गलत है बेटा, क्योंकि वेपरेशन हर टेम्परेचर पे होती है। हाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे बहुत कम होती है। बिकम मैक्सिमम एट 100 डिग्री सेल्सियस, डेफिनेटली बेटा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो उसके वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाता है, और वहां पर जो उसकी एवेपोरेशन का रेट होता है वो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद लिक्विड का टेम्परेचर मजीद इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। इस वजह से एवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। चार्ली ऑप्शन है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर,
तो बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने से एवेपोरेशन ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम करने से एवेपोरेशन कम होगी। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो डेल्टा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? बीटा। एमसीक्यू नंबर 7, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर रिलेटेड, आर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एक्सेप्ट। बेटा अगर मैं सॉलिड की बात करूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, तो उसमें जो सिमेट्री है वो कितनी किस्म की होती है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन डायगोनल ऑफ सिमेट्री नहीं होती बेटा। अगर डायगोनल ऑफ सिमेट्री नहीं होती तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? एमसीक्यू नंबर 7 का राइट ऑप्शन इज द डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। डायगोनल ऑफ सिमेट्री नहीं होती बेटा। एमसीक्यूज नंबर है हमारे पास 8। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ लूज पैकिंग ऑफ आयन इन एन आयनिक कंपाउंड? बेटा अगर आयनिक कंपाउंड में पैकिंग लूज होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अल्फा ऑप्शन गलत हो गया। अगर पैकिंग लूज होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बीटा ऑप्शन गलत हो गया। नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेटा। अगर आयनिक सॉलिड में पैकिंग लूज होगी तो उसमें सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है, लेकिन लेटिस एनर्जी क्या होगी बेटा? उसकी लो होगी। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। जितनी आयन की पैकिंग स्ट्रांग होगी, उतनी उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। जितनी आयन की पैकिंग वीक होगी, लूज होगी, उतनी लेटिस एनर्जी भी लो होगी। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस डिपेंड अपॉन। बेटा अगर मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को लिखूं तो मैं कहता हूं कि मेरे पास है CRMS। फार्मूला क्या था बेटा? 3RT डिवाइडेड बाई M होल अंडर रूट। बेटा अगर मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को देखूं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक टेम्परेचर ऑफ द गैस पर एंड एक मोलर मास पर। R भी कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट 3 भी कांस्टेंट है। यहां पर इसका राइट ऑप्शन देखें। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस डिपेंड अपॉन, बेटा एक ए टेम्परेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करती है, एंड बी मोलर मास ऑफ द गैस पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। बेटा प्रेशर का कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई भी फैक्टर नहीं है हमारे पास रिलेशन में, इस वजह से ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर मॉलिक्यूल हैव। बेटा अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, जबकि सॉलिड वाटर की मीन आइस की जो ज्योमेट्री होती है वो हेक्सागोनल होती है। तो इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगी बेटा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। पोलैरिटी की बात करें तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, डेफिनेटली पोलैरिटी होती है, जीरो नहीं होती बेटा। एमसीक्यूज 11, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी शो द हाईएस्ट वैल्यू फॉर। बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में देखें ना, CRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस। इसका मतलब ये हो गया, जिस गैस का मोलर मास जितना कम होगा, उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जिसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा, उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उतनी कम होगी। जरा गैसेस का निकालते हैं बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास निकालें तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 28 हो गया। ऑक्सीजन का निकालें तो एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, तो दो का 32 हो गया मोलर मास बेटा। और अगर क्लोरीन का निकालें तो एक का 31.5 होता है, तो दो का 71 हो गया। हीलियम का निकालें तो 4 हो गया। जिस गैस का मोलर मास जितना कम होगा, उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 12, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ इज ओबेड इन। बेटा अगर हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को रिकॉल करें तो हम कहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 टाइम of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall in temperature। बेटा 1 डिग्री सेल्सियस हम लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो चार्ल्स लॉ की है वो कब ओबे होगी? जब हमारे पास टेम्परेचर कौन से स्केल में होगा? सेल्सियस स्केल में होगा। बेटा इसी एमसीक्यूज को थोड़ा सा चेंज किया जाता है कि चार्ल्स लॉ इज ओबेड
क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ होगी तो राइट ऑप्शन सेल्सियस होगा। लेकिन अगर सिर्फ चार्ल्स लॉ का पूछा जाए कि चार्ल्स लॉ इज ओबेड, कब ओबे होता है? जब आप टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेते हैं। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये कब होगा? जब आप केल्विन स्केल में लेंगे। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ की बात करें तो वो कब ओबे होगी बेटा? जब टेम्परेचर सेल्सियस में होगा। क्वेश्चन नंबर 13, PV is equal to nRT. According to this equation, if concentration of a gas increase, the pressure will, pressure क्या होगा बेटा? लोअर होगा, कम होगा, डबल हो जाएगा, इंक्रीज होगा या अनचेंज्ड रहेगा? तो देख लेते हैं बेटा। हमारे पास जो रिलेशन है वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। बेटा अगर v को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो v उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मैं लिखूंगा n ओवर वी आर टी। बेटा एन ओवर वी का आपको पता है ये क्या है? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन, और इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू सी आर टी। बेटा ये आर भी कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, और अगर मैं टेम्परेचर फिक्स कर दूं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, तो आर टी तो दोनों कांस्टेंट हो गए। अगर मैं कांस्टेंट को निकालूं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। इसका मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ गैस बढ़ाने से गैस का प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और कंसेंट्रेशन कम करने से गैस का प्रेशर कम होगा। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के अकॉर्डिंग देखें और कंसेंट्रेशन ऑफ गैस बढ़ा दें तो प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज हो जाएगा। गैस एग्जिबिट मोशन, गैस के मॉलिक्यूल में कौन कौन सी मोशन होती है बेटा? रोटेशनल मोशन भी होती है, वाइब्रेशनल मोशन भी होती है, ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 15, द एवेपोरेटेड मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड हैव। बेटा अगर किसी भी लिक्विड का मॉलिक्यूल एवेपोरेटेड है, वेपर फॉर्म में है, क्या उसमें नई फोर्सेज होंगी? नहीं। बेटा अगर मैं वाटर की बात करूं, चाहे वो आइस में है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो वेपर्स की फॉर्म में है, तीनों फेसेस में वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसका मतलब ये हो गया फेस चेंज करने से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनकी नेचर चेंज नहीं होती, तो कोई न्यू फोर्सेस डेवलप नहीं होगी। बीटा ऑप्शन है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट बेटा। तो बॉइलिंग पॉइंट तो बॉयल हो के वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। अब गैस का तो कोई बॉइलिंग पॉइंट होता ही नहीं है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कोई डिफरेंट नहीं होगा। लोअर वेपर प्रेशर, बेटा जब मॉलिक्यूल वेपर्स फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डेफिनेटली ज्यादा होगा। डेल्टा ऑप्शन हायर एनर्जी। बेटा सॉलिड के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम होती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और गैस के मॉलिक्यूल के पास उससे भी ज्यादा एनर्जी हो जाती है, तो हायर एनर्जी होगी। इन सैंपल ऑफ लिक्विड, बेटा अगर हम सैंपल ऑफ लिक्विड की बात करें एमसीक्यू 16 में, ऑल मॉलिक्यूल हैव इक्वल एनर्जी? नहीं बेटा। ऑल मॉलिक्यूल आर स्टैटिक, क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल रुके हुए हैं? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। ऑल मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट एनर्जी, डेफिनेटली ऑल मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट एनर्जी। बेटा इस चार्ली ऑप्शन को ना थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखना चाहिए था, उसमें ये लिखना चाहिए था ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट एनर्जी। ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल की सेम होती है लेकिन डिफरेंट ग्रुप की क्या होती है बेटा? डिफरेंट एनर्जी होती है। बहरहाल यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल राइट ऑप्शन बनता है ऑल मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट एनर्जी। डेल्टा ऑप्शन देखिए, ऑल मॉलिक्यूल आर इन स्ट्रीमलाइन मोशन। स्ट्रीमलाइन मोशन का मतलब ये है कि एक ही मोशन में। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल एक ही मोशन में तो नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में तो मोशन नहीं कर रहे होते, हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, अप डाउन इधर उधर। इस वजह से स्ट्रीमलाइन मोशन नहीं है। तो 16 का राइट ऑप्शन चार्ली हो गया बेटा। नेक्स्ट है बेटा 17, हैबिट ऑफ क्रिस्टल चेंज। बेटा हैबिट ऑफ क्रिस्टल कब चेंज होती है? जब उसमें कोई इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक होता है, लेकिन अगर उसमें हम यूरिया एज एन इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? क्रिस्टल का शेप क्या होती है? नीडल लाइक हो जाती है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल चेंज होती है कब बेटा? इम्प्योरिटीज को ऐड करने से। स्लो कूलिंग करें, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर शेप वही रहेगी लेकिन बड़े साइज के बनेगी। रिपीटेड मेल्टिंग पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। फास्ट क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो शेप वही होगी लेकिन साइज बहुत छोटा होगा क्रिस्टल्स का। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर है बेटा? एमसीक्यूज 18, ऑर्डिनरी टेम्परेचर नहीं, आम टेम्परेचर तो नहीं है ये।
इनएविटेबल टेम्परेचर नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। हॉटेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, क्या ये सबसे गर्म टेम्परेचर है? नहीं बेटा। एब्सोल्यूट जीरो वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, वो कूल्डेस्ट टेम्परेचर है जिस पर किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर आकर कोई भी गैस जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा? जीरो हो जाता है। तो ये कूल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। स्टीम इज फॉर्म्ड बाय अ लिक्विड व्हेन, स्टीम कब बनती है बेटा? इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं। इट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डेफिनेटली। स्टीम कब बनाएंगे? जब हीट ऑफ वेपराइजेशन वो एब्जॉर्ब करेगा। तो जब भी किसी लिक्विड को उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देंगे, उसको इतनी ज्यादा हीट देंगे कि वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हमारे पास स्टीम बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विद इन वाटर मॉलिक्यूल, बेटा विद इन वाटर मॉलिक्यूल। तो जो विद इन मॉलिक्यूल होती है ना, बिटवीन द एटम, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन कौन सी हैं? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया और मेटालिक बॉन्ड हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गई? हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर विद इन वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर ये जो फोर्सेज हैं ये कौन सी हैं? कोवलेंट बॉन्ड है बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास विद इन वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा? ये कोवलेंट बॉन्ड होगी। अगर ये कहता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन विद इन वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो कोवलेंट बॉन्ड होगा बेटा। बीटा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, एमसीक्यू 21। हायर लैटिस एनर्जी मीन, अगर लैटिस एनर्जी हाई होगी किसी भी सॉलिड की, उसकी वोलेटिलिटी कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। लेसर सॉल्युबिलिटी, डेफिनेटली आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, तो आयंस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। हार्डनेस, डेफिनेटली अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगी तो हार्डनेस होगी बेटा। ऑल ऑफ दीज, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? राइट ऑप्शन डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ऑल ऑफ दीज, क्वेश्चन 21, राइट ऑप्शन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 22। क्रिस्टल लैटिस इज अ थ्री डायमेंशन एक्सपेंशन ऑफ, बेटा क्रिस्टल कैसे बनता है? रिपीटिंग नंबर ऑफ यूनिट सेल से। तो इसका मतलब जब रिपीटेड यूनिट सेल मिलेंगे आपके आपस में, बहुत ज्यादा यूनिट सेल थ्री डायमेंशन वे में मिलेंगे, तो क्या चीज फॉर्मेशन करेंगे बेटा? हमारे पास एक क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है बेटा 23। द टेम्परेचर ऑफ 2 dm³ ऑफ मीथेन was increased from 20 K to 40 K, द न्यू वॉल्यूम इज, बेटा ये हमारे पास वॉल्यूम है V1, ये टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर है T2। तो न्यू वॉल्यूम क्या हुआ? V2 हमने फाइंड करना है। बेटा यहाँ पर कौन सा रिलेशन लगेगा? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। बेटा V2 हमने फाइंड करना है, तो ये आएगा हमारे पास V1/T1 डिवाइडेड बाई, सॉरी V1/T2 डिवाइडेड बाई T1। बेटा अब हमारे पास देखे ना, V1 कितने? 2 मल्टीप्लाई, T2 कितने बेटा? 40 डिवाइडेड बाई T1 कितने बेटा? 20। ये 20 वाला 40 पे 2 टाइम किया, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया? 4। तो V2 हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया बेटा? 4। इसका मतलब चार्ली इज द राइट ऑप्शन। MCQ 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैस इज ट्रू, गैसेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? गैसेस हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, गलत हो गया बेटा। गैसेस की डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। गैसेस हैव डेफिनेट शेप बट इनडेफिनेट वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम तो इनडेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। बीटा ऑप्शन भी गलत। चार्ली ऑप्शन, गैसेस हैव इनडेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, बेटा इनडेफिनेट शेप वाली बात तो ठीक है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता, वो भी इनडेफिनेट। बेटा डेल्टा ऑप्शन है, gases have indefinite shape and indefinite volume, इसका मतलब डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस दैट अलाउ देम टू फिल देयर कंटेनर यूनिफॉर्मली,
बेटा ऐसी गैस में कौन सी प्रॉपर्टी है कि गैस ना पूरे के पूरे कंटेनर को यूनिफॉर्मली फिल कर लेती है बेटा? वो गैस की कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस, जिसकी वजह से गैस सारे सिलेंडर में फैल जाती है। विस्कासिटी, सरफेस टेंशन एंड कोहेशन या कोहेसिव फोर्सेस, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज लिक्विड के लिए है बेटा, एमसीक्यू गैसेस के लिए नहीं है। एमसीक्यू 26, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयनिक सॉलिड इज ट्रू? आयनिक सॉलिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? आयनिक सॉलिड आर मेड अप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नहीं बेटा, आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक सॉलिड आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या आयनिक सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है? नो, आयनिक सॉलिड आयन से मिलकर बनता है। आयनिक सॉलिड, चार्ली ऑप्शन बेटा, आयनिक सॉलिड हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेटा आयनिक सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ज्यादा है, लेकिन कब बेटा? जब वो मोल्टेड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में होंगे। इन एक्वस एंड मोल्टेड फॉर्म आयनिक सॉलिड हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं होती, तो ये आयनिक सॉलिड की लिखी गई है, तो सॉलिड में तो वो बेड कंडक्टर होते हैं। डेल्टा ऑप्शन बेटा, आयनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनेटली आयनिक सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, जिस तरह NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है बेटा 801 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, which are the following ion commonly form ionic solid with high lattice energy? ये जो गिवन इनाइन है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, इसमें से कौन सा इनाइन ऐसा आयनिक सॉलिड बनाएगा जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? बेटा लैटिस एनर्जी जो है ना, अगर मैं बात करूं, जो स्मॉल केटाइन होगा ना, स्मॉल केटाइन, उसके साथ स्मॉल इनाइन होना चाहिए, तभी पैकिंग स्ट्रांग होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। या लार्ज एनाइन और लार्ज केटाइन होना चाहिए, फिर भी पैकिंग स्ट्रॉन्गर होगी, फिर भी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हो गया, लैटिस एनर्जी, मैं इसको, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ आयन। बेटा अगर साइज ऑफ आयन, केटाइन और एनाइन के साइज के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी कम होगी, और साइज केटाइन और एनाइन के दरमियान डिफरेंस कम होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अगर केटाइन और एनाइन का इक्वल साइज है, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, चाहे वो दोनों छोटे साइज के हो, चाहे वो दोनों बड़े साइज के होंगे। लेकिन अगर केटाइन छोटा और एनाइन बड़ा होगा, फिर भी लैटिस एनर्जी कम। और अगर केटाइन बड़ा होगा और एनाइन छोटा होगा, फिर भी लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। तो अब यहां पर हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, उन ऑप्शंस में क्या है? सिर्फ एनाइन दिए गए हैं। अब अगर हम एनाइंस की बात करें, सिंपल एनाइन के साथ लैटिस एनर्जी को कंपेयर करें, तो जो लैटिस एनर्जी है बेटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनाइन के। एनाइन का साइज जितना ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी, क्योंकि बेटा एनाइन का साइज जितना ज्यादा होगा ना, उसके इलेक्ट्रॉन को केटाइन अपनी तरफ खींच लेगा, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पर कोवलेंट बॉन्ड का जो करेक्टर है वो ज्यादा हो जाएगा। जितना एनाइन का साइज बड़ा होगा, उतना कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा और आयनिक करेक्टर कम होगा। तो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होने की वजह से लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर ऐसा कौन सा एनाइन है जिसका साइज सबसे कम है बेटा? तो यहां पर चार्ली ऑप्शन है, क्लोराइड एनाइन साइज सबसे कम है, स्मॉलेस्ट साइज। इसी वजह से इसका जो बॉन्ड होगा किसी भी केटाइन के साथ, वो किस नेचर का होगा बेटा? आयनिक नेचर का होगा। आयनिक नेचर का होने की वजह से लैटिस एनर्जी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 28, 28 क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द प्राइमरी बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन द आयन इन एन आयनिक सॉलिड? आयनिक सॉलिड में आयंस के दरमियान प्राइमरी बॉन्डिंग फोर्स कौन सी होती है बेटा? वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मेटेलिक बॉन्ड मेटल के एटम के दरमियान, वांडरवाल फोर्सेस जो होंगी मॉलिक्यूलर सॉलिड में होगी,
एंड कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एटॉमिक सॉलिड में होते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन आयनिक सॉलिड व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर। बेटा जब किसी भी आयनिक सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयनिक सॉलिड वाटर में डिसॉल्व होने पर केटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल NaCl को मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो केटायन और एनायन अलहदा हो जाएंगे, वो गुड कंडक्टर बनेगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसका मतलब इट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉलिड इंक्रीज व्हेन आयनिक सॉलिड आर डिसॉल्व इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, which of the following substance is an example of ionic solid। इसमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो आयनिक सॉलिड की एग्जांपल है बेटा। वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मीथेन इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, ethanol is an example of molecular solid, while the Charlie option is the right option। sodium chloride is the example of, जिसमें सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से सोडियम क्लोराइड इज द एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड। क्वेश्चन 31, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज टिपिकल प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेटा मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होगी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज होगी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज होगी। तो बेटा इन सारी फोर्सेस को जो मैंने जिक्र किया उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर पड़ी है बेटा। बाकी देखे ना कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग, ये किस में होती है बेटा। आयनिक बॉन्डिंग जो है वो आयनिक सॉलिड में होती है, मेटालिक बॉन्डिंग मेटालिक सॉलिड में, और कोवलेंट बॉन्डिंग एटॉमिक सॉलिड में या कोवलेंट सॉलिड में होती है। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। MCQ 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल कौन सी है, सोडियम क्लोराइड इज द एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड इज द एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड, आयरन इज एग्जांपल ऑफ मेटालिक सॉलिड, बीटा इज द राइट ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाइड कर देंगे ये मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगी। क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी, which property of molecular solid contribute to their low electrical conductivity। मॉलिक्यूलर सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है बेटा, उसकी रीजन क्या है, इंसुलेटिंग नेचर। बेटा चार्ली इज द राइट ऑप्शन। इंसुलेटिंग नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, इंसुलेटिंग नेचर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब यह है नो फ्री इलेक्ट्रॉन। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो ये बेड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और जो चीज बेड कंडक्टर होती है इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटिंग नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। MCQ 34, which intermolecular forces is responsible for the unique property of water such as high boiling points। बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज एवेपोरेशन। MCQ 35, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड टर्निंग इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम प्रेशर पे, सॉरी कम टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना वेपोरेशन कहलाता है। तो है तो वेपोरेशन, लेकिन वो सिर्फ बिलो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, वो हर टेम्परेचर पे थी। द प्रोसेस ऑफ गैस टर्निंग इनटू लिक्विड, किसी भी गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना नहीं, ये तो हमारे पास बेटा कंडेंसेशन हो गया। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड टर्निंग इनटू गैस, ये सब्लिमेशन हो गया। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड फ्रीज इनटू सॉलिड, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो बेटा यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड टर्निंग इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन, सबसे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन यही बनता है बेटा। वैसे एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, चाहे वो 0 डिग्री हो, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पर भी एवेपोरेशन होती है बेटा। तो बॉइलिंग पॉइंट पर उसको हम वेपोराइजेशन का नाम भी देते हैं और एवेपोरेशन भी कहते हैं। MCQ 36, which of the following substance has highest vapor pressure at a given temperature। अगर सारे सब्सटेंस का टेम्परेचर सेम कर दें तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। अ लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नहीं, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग उसका वेपर प्रेशर कम। अ लिक्विड विद वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डेफिनेटली
जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और सॉलिड विद बेटा सॉलिड होगा तो कम होगा। अगर सॉलिड में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो तो भी लिक्विड की निस्बत वेपर प्रेशर कम होगा। ऐसा लिक्विड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि पेट्रोल में वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन 37, व्हाट डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस को कौन डिटरमाइन करता है? द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, द कलर ऑफ सब्सटेंस, द नंबर ऑफ एटम इन द सब्सटेंस। नो बेटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेल्टा ऑप्शन, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द सब्सटेंस। जितनी किसी सब्सटेंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। 38, विच एलिमेंट कॉमनली पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके दरमियान होती है? हाइड्रोजन एटम और किसी दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेम क्यों दिया गया? हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होने की वजह से। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का होना तो जरूरी है। अगर कहीं पर हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी। सिर्फ नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या क्लोरीन से नहीं है, हाइड्रोजन का होना जरूरी है। हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाए, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन आ जाए, बाकी एटम चेंज हो सकते हैं लेकिन हाइड्रोजन एटम चेंज नहीं हो सकता। क्वेश्चन 39, विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन 40, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज प्राइमली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है बेटा? लो बॉइलिंग पॉइंट नहीं, हाई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाई सरफेस टेंशन, डेफिनेटली सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ज्यादा होने की रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्गर होना। लो डेंसिटी नहीं, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लो विस्कोसिटी नहीं, वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा है। सो द राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन 41, which of the following statement about melting point of crystalline solid is true। क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कौन सी बात ठीक है? क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, नहीं। क्रिस्टलाइन सॉलिड वाइड रेंज मतलब एक टेम्परेचर रेंज में मेल्ट हो रहे थे, नहीं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प और एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी बात गलत है बेटा। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेटली बेटा। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड डू नॉट अंडरगो मेल्टिंग, ऐसी बात नहीं है, मेल्ट तो हो जाते हैं लेकिन उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं बेटा? ज्यादा होते हैं। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 42, विच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। ऐसे कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्ट होते हैं? आयनिक सॉलिड सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते लेकिन मोल्टेड फॉर्म और एक्वस फॉर्म में करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते बेटा। मेटालिक सॉलिड, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मेटालिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड बेटा, तो ये भी सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। एक एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट, तो हम एक्सेप्शनल केस की तरफ नहीं जाएंगे बेटा, ओवरऑल देखेंगे जनरल। तो जनरली कौन से सॉलिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? मेटालिक सॉलिड, जितनी भी मेटल है बेटा। क्वेश्चन 43, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में इंप्योरिटीज ऐड की जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट होता है? इंप्योरिटीज हैव नो इफेक्ट ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इंप्योरिटीज एनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, ऐसी बात नहीं है बेटा। इंप्योरिटीज ऑर्गेनाइज द क्रिस्टल लैटिस एंड कैन अल्टर प्रॉपर्टीज, ऐसी भी बात नहीं। इंप्योरिटीज चेंज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, डेफिनेटली बेटा डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। जिस तरह NaCl का क्यूबिक क्रिस्टल है, स्ट्रक्चर है, अगर उसमें यूरिया ऐड कर दिया जाए 1% तो उसका स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का क्या शेप बन जाती है? नीडल लाइक। तो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है सॉलिड बनने का, वो चेंज हो जाती है इंप्योरिटीज में। सल्फर इज एन एग्जांपल ऑफ बेटा। सल्फर S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा। इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगी।
तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा इसका, बीटा मॉलिक्यूलर सॉलिड। द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अज्यूम दैट gas particle occupy a fixed position in space, have no mass, are in constant random motion, are attracted to each other। बट इसका जो राइट ऑप्शन है, मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन, वो है आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग गैस के मॉलिक्यूल में क्या है, कांस्टेंट रैंडम मोशन है बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू 646, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टेट दैट gas particle collide elastically with each other, stick together upon collision, undergo chemical reaction upon collision, do not collide with each other। तो बेटा गैस के मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस एक दूसरे के साथ जो कोलाइड करते हैं उसमें जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें एनर्जी एंड मोमेंटम पी, जिसको हम मोमेंटम कहते हैं बेटा, इज इक्वल टू एम वी होता है, ये ना कंजर्व रहते हैं, ये चेंज नहीं होती है। ऐसी कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। एमसीक्यू 47, द बिहेवियर ऑफ गैस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ, बिहेवियर ऑफ गैस को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं बेटा, टेम्परेचर की बुनियाद पर, प्रेशर की बुनियाद पर, या वॉल्यूम की बुनियाद पर। बेटा बिहेवियर ऑफ गैस को हम तीनों की बुनियाद पर एक्सप्लेन करते हैं बेटा। हम ना टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम का रिलेशन देखते हैं बॉयल्स लॉ में। फिर बेटा प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन देखते हैं चार्ल्स लॉ में। फिर बेटा वॉल्यूम को, वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल के साथ रिलेशन देखते हैं टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख के। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो आल है बेटा, ए बी एंड सी। तो बिहेवियर ऑफ गैस को एक्सप्लेन करने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों को यूज किया जाता है बेटा। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। 48, आइस फ्लोट ऑन वाटर सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू, बेटा आइस में जब वाटर की अरेंजमेंट हेक्सागोनल होती है तो एम्प्टी स्पेसेस बनती हैं, इसी वजह से वो वाटर की सरफेस पर क्या करती है, फ्लोट करती है। 49 बेटा, फॉर 2 moles ऑफ नॉन आइडियल गैस द रेशो ऑफ पीवी ओवर एनआरटी। बेटा पीवी ओवर एनआरटी जो है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, और जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है फॉर एन आइडियल गैस। चाहे आइडियल गैस के नंबर ऑफ मोल 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, हमेशा उसके लिए पीवी ओवर एनआरटी फैक्टर जो है ये किसकी इक्वल रहेगा बेटा, 1 की इक्वल रहेगा। सो बीटा इज द राइट आंसर। एमसीक्यू 50, डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एट रिड्यूस प्रेशर। बेटा अगर हम कम प्रेशर पे एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दें और डिस्टिलेशन करवाना चाहें तो उसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन। डेल्टा इज द राइट आंसर। बेटा ये हमारे पास 50 एमसीक्यू से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पोर्शन के। तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इन्हीं चैप्टर के। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।